राज स्मृति शो में आपका स्वागत है। ये हमारी स्पेशल सीरीज़ है इंटरनेशनल वुमेंस डे पे और आज हमारे साथ हैं डॉक्टर राधा बिष्ट। शी इज़ अ राइटर, ऑथर, सोशल वर्कर एंड अ होम्योपैथिक डॉक्टर। वेलकम टू द शो मैम। इतनी सारी चीज़ें कैसे कर सकती हैं? एक डॉक्टर की लाइफ होता है कि बहुत बिजी होता है, शेड्यूल है, पेशेंट्स को देखना है, साथ ही साथ साहित्य करना, मंच का संचालन करना, बुक्स लिखना, राम कथा करना, बहुत सारी चीज़ें आप कर रही। कहाँ से ये एनर्जी लाती हैं? ये बचपन से ही मेरे को ये शौक़ था कि जैसे रामायण अगर होती थी तो पूरे रात भर रामायण पढ़ना, अगर जन्माष्टमी है या शिवरात्रि है तो झांकियाँ सजाना। और अपने घर में ही नहीं करती थी, पूरे मोहल्ले में मुझे ले करके जाते थे। और बड़े अगर कहीं कीर्तन वगैरह होता था तो पूरे कीर्तन जब उसको गाना और वहाँ की व्यवस्था देखना। तो बचपन से इस तरह के कार्य करती रही। हमारी जो आंटी वगैरह जो आसपास के रहते थे बड़े खुश रहते थे और मुझे स्पेशली बुलाते थे। इसके साथ ही साथ मैं पढ़ती थी जब, तो बच्चों को वहाँ जो छोटे छोटे भाई बहन अपने होते थे मोहल्ले के, कि आज तो आदमी अपने ही सेल्फ सेंटर्ड हो गया है, तब तो हमारे टाइम पे लोग आपस में मिलते थे। बहुत अच्छा था, शेयर करते थे। तो स्पेशली साइंस के बच्चे होते थे तो मुझसे हिंदी इंग्लिश पढ़ने के लिए आते थे, या कोई और बच्चे तो मुझे रात में ही उठा के ले आए, 3 बजे 4 बजे उठा के ले आते थे, नहीं दीदी आपको पढ़ाना है। और जब भी जिसको भी पढ़ाया, इत्तेफाक से क्या ऐसा होता कि उनके मार्क्स बहुत अच्छे आ जाते थे। तो फिर मुझे वो हर कोई यही फैलता गया, बुलाते गए। कब पता नहीं ये सब में मेरी रुचि हो गई, कब मैं इस लाइन में आ गई मुझे पता नहीं चला। और लेकिन हाँ, करती रहती हूँ। जब भी मुझे कोई कहता है किसी तरह का, किसी ने कुछ कहा कि हमें आलेखन सिखा दीजिए, ड्राइंग सिखा दीजिए, मेरे शब्द में ना नहीं रहता था, नो नहीं रहता था। चाहे कितना भी मैं बीमार हूँ, मेरी मम्मी नाराज़ होती थी कि तुम्हारी तबीयत खराब है, सारे लोग लाइन लगाए रहते, कोई पढ़ने आया था, कोई सीखने आया था, कोई कुछ करने आया था, अपने को देखा करो। तो मैं, लेकिन अपनी आदत कुछ ईश्वर ने बनाया होगा, ऐसी करती रहती थी। तो शायद आज उसका यही परिणाम है, मैं ये सब कर रही हूँ। और बहुत अच्छी बात है कि आप बहुत एक्टिव हैं। और कहते हैं ना, कुछ लोग कहते हैं कि भाई आप एक ही चीज़ करो, उसी पे फोकस करो, आप इतनी सारी चीज़ें नहीं कर सकते, जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स नहीं होना चाहिए। बट आई थिंक कहीं ना कहीं इसका भी एक अपना मज़ा है कि आप कभी शायद बोर नहीं होंगे, कुछ ना कुछ करते रहेंगे, बहुत सारे लोगों से मिलना जुलना होता है। तो बचपन में आपने बताया कि आपको ये सब चीज़ें आप करती रही। और कैसा था, आप बचपन में क्या बनना चाहती थी, कैसी रही आपकी लाइफ की जर्नी? एक्चुअली मेरा उद्देश्य तो वैसे डॉक्टर ही बनना था। हालांकि इस समय मैं सीनियर फार्मेसी ऑफिसर हूँ, लेकिन हम उस परिवार को से आते थे जहाँ लड़कियों को पढ़ाया नहीं आता था। और ये कहा जाता था इसको, चूँकि हम लोग गांव में ना रह के शहर में रहते थे, तो ये था कि और जो अगर 5 पास करा दिया है, कि चिट्ठी पत्री लिखनी पढ़नी आनी चाहिए और वो बहुत है। लेकिन हम लोग शहर का बेनिफिट ये था कि हाई स्कूल तक करा दिया या इंटर तक करा दे, लेकिन कोई ऐसा वो नहीं था। और मुझे पढ़ने और पढ़ाने का बचपन से बहुत शौक रहा। मैं अपने ही क्लास के बच्चों से डिबेट करती थी, डिस्कस करती थी। और जैसे 6 भाई बहन हम लोग थे, तो पापा की बहुत बड़ी नौकरी नहीं थी और हम लोग माइग्रेट होकर पापा आए थे, तो खुद को एस्टैब्लिश करना बहुत मुश्किल था। उन्होंने भी बहुत संघर्ष किया और हम उन्हीं में ही उनको पढ़ाते थे। या उनको हो सकता है छोटा था तो मेरी मैथ्स साइंस बहुत अच्छी थी, पर जो भी चीज़ थी मेरी रही अच्छी, लेकिन किताब हो या ना हो, लेकिन हम उसमें से सोल्यूशन निकाल लेते। एक लगन थी, एक मेहनत थी। तो साथ के बच्चों को पढ़ाया, किसी और को पढ़ाया। हम लोग हिंदी मीडियम पढ़े और यूनिवर्सिटी में जब मैं गई वहाँ पे इंग्लिश मीडियम के बहुत बच्चे अच्छे अच्छे घराने के आए थे। तो मैं तो साधारण परिवार की थी, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती थी जो वो लोग सॉल्व नहीं कर पाते थे, लेकिन आप कर लेती थी। मैथ्स वगैरह तो मैं तुरंत जाके बोर्ड पे आंसर देना या उसको सॉल्व करना करते थे। तो उन लोगों को लगता था कि अरे ये कर लेती कैसे कर लिया, और फिर मेरे पीछे आते थे। तो इस तरह से मेरी इंग्लिश उन लोगों के साथ रह के बहुत अच्छी हुई। जैसे मैंने किया, मतलब लर्निंग, सीखना और सिखाने, यही शायद प्रोसेस मेरा आपने कभी वो नहीं सोचा कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती है, जब जहाँ जिसने जो सिखाया आप उसको सीखते गए। मतलब बहुत सुंदर। ये करते रहिए, शुरू से रहा है मेरा। आप समाज में भी बहुत काम करते हैं, आपके एनजीओ भी चलते हैं और तरह तरह के आप कोरोना वगैरह में भी आपने बहुत काम किया, उसके बारे में कुछ बताइए। मैं पहले तो बच्चों, नून तेल लकड़ी में ही जीवन बीतता है महिलाओं का, तो एक वनवास होता है। लेकिन फिर भी मैंने प्रौढ़ शिक्षा में, हमारे घर के पास में थी, मैं छोटी थी, बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं थी, इंटर या हाई स्कूल कर रही थी,
तो उन्होंने देखा उनके यहाँ MA B.Ed टीचर संस्कृत की थी, तो अच्छा रिस्पांस नहीं करा। उन्हें पता नहीं कहाँ मेरी नज़र पड़ी, मुझे 12th पास किया था तो मुझे बुला लिया वहाँ। तो मैं 16-17 साल की थी, 18 की होगी जो भी रही होंगी, वहाँ पे 40 साल की प्रौढ़ अवस्था वाली महिलाओं को पढ़ाती थी। जब पढ़ाती थी तो वो इतना उन लोगों को अच्छा लगता था, बहुत मतलब खुश होकर पढ़ते थे। और जब कभी बच्ची थी मैं, लेकिन मुझे जब पढ़ाने बैठती थी या उनको टीच करने बैठती थी तो एज ए टीचर के पूरे गुण आ जाते थे। और वो उनको मैंने हाई स्कूल एडल्ट एजुकेशन था, कंडेंस कोर्स 2 साल का चलता था, जिसमें अगर किसी ने पढ़ाई छोड़ दी 3rd 4th 5th तो उनको 9th 10th पढ़ाया जाता था। तो मैं बहुत मेहनत से उनको पढ़ाती थी। पढ़ाने के बाद उनका ज़्यादातर सब लोग बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता था। उसी के धीरे धीरे हमारी जर्नी, शादी हुई, बच्चे हुए, तब तक लगे रहे। फिर मैंने एक छोटा सा, फिर भी मैं पाइनियर मॉन्टेसरी स्कूल में पढ़ाती रही, छोड़ती रही, ब्लू बेल्ट से पढ़ाया। टीचिंग आपका पैशन था? हाँ, पैशन था, मतलब सीखना और सिखाना, उद्देश्य यही था। क्योंकि और जगह हम अलाउ नहीं था, या मुझे भी बहुत पसंद नहीं था कि मैं आपने फैमिली को प्रायोरिटी दी, बच्चे छोटे थे तो बच्चों को भी आपने ध्यान दिया। तो लेकिन ये प्रोसेस चलते चलते फिर मेरा अपना स्कूल घर में जब मुझे रहना पड़ा, वो न जाने धीरे धीरे ट्यूशन्स पढ़ाती थी, उसमें उस समय पढ़ाने लग गई थी। लोग ही आते थे मेरे पास कि नहीं हमारे बच्चों को, और उनके बड़े बड़े जहाँ एडमिशन नहीं होते थे ऐसे बच्चों का, बहुत अच्छे स्कूल, उस समय ज़माने में स्कूल कम थे अच्छे, एडमिशन जब हो गया तो और लोग भी पढ़ाने, किसी ने कहा स्कूल स्टार्ट करो, तो एज अ किंडरगार्टन मैंने स्कूल स्टार्ट किया। अच्छा। वो भी बहुत अच्छा चला, मतलब कंपटीशन में बच्चे हमारे निकलते थे, सब बहुत फेमस था, मतलब हमारे एरिया में। क्या नाम था स्कूल का? सेंट्स मेमोरियल स्कूल, आज भी बहुत पॉपुलर है। और फिर इसी बीच में बच्चों को भी पालते पालते स्कूल चलाते, लोग कई संस्थाओं से जुड़ गए। अब संस्थाएं आसपास के गले अपने बच्चों के प्रोग्राम करा दीजिए, तो मैं शब्द ना होने के तुरंत प्रोग्राम दे दिया, आप ये कर दीजिए, कर दिया कुछ, मतलब हर तरह का। उसमें हमने इतना सीखा, जो लाइफ है ये सब शायद ना शब्द ना कहने का, लोग कहते हैं कि ना बोलना चाहिए। हाँ, ये मॉडर्न मंत्र जो कहा जाता है कि यू शुड लर्न टू से व्हेन टू से नो एंड वेयर टू से नो, लेकिन आपने उसको उल्टा कर दिया। और जैसे कई पर्वतीय महापरिषद से मैं जुड़ी, दिल से वहाँ पे काम किया, बहुत लगन से। और जहाँ भी आप लगन से काम करते हैं तो बहुत रिजल्ट मिलता है, बहुत कुछ आप सीखते हो। तो ये एजुकेशन से जो होम्योपैथी की जर्नी थी, ये कैसे हुई? फिर मेरी लाइफ में सडन एक ऐसा मोड़ आया, मेरी बेटी बीटेक का एडमिशन हुआ था, तो मेरे हस्बैंड फीस जमा करने जा रहे थे, और ये रक्षाबंधन का दिन था, मैं तो बेड पे थी उस समय किसी कारण से, और हस्बैंड से कहा कि उन्होंने कहा कि मैं फ़ीस भी जमा कराता हूँ और बहन से राखी भी बंधवा लाता हूँ, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो रास्ते में ही उनका रोड वो हो गया था। तो जिससे कि मेरे सामने मेरा बच्चा बहुत छोटा था, बेटियाँ भी इंटर पास करी थी, और दोनों का इंजीनियरिंग में सिलेक्शन हुआ था। तो वो लाइफ मेरे जीवन की बहुत पड़ाव ऐसे आए, लेकिन वो तो एकदम अलग तरह का जीवन था, हार्ट ब्रेकिंग। हाँ, हार्ट ब्रेकिंग के साथ ही साथ कुछ तो मैं समय ऐसा रहा कि मुझे कुछ सुझाई नहीं देता था, ना दिखाई देता था। हालांकि परिवार का सपोर्ट तो था, अपने स्तर का किया सबने, भाई लोग ने और लोग ने भी करा कोशिश में। उसमें अपने बच्चों को हर हाल में मैंने पढ़ाया, बहुत अच्छी एजुकेशन दिया। साधन नहीं होने के बाद भी ईश्वर ने ऐसा करा कि हमें उसमें स्कॉलरशिप में बच्चे मेरे पढ़े, और बहुत रिनॉन्ड स्कूल में पढ़ते थे। तो मैंने ज़रा भी नहीं विचार किया कि मैं अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में न डालूँ। मैंने अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में डाला। अगर मैं करती हूँ तो मैं कुछ नहीं सोचती हूँ, मुझे अगर करना है तो ये करना है। बल्कि हमसे भाई बहन वगैरह कोई जानने वाले जो मेरे हितैषी थे कहते थे कि अरे कुछ भी कर लो, इतने बड़े स्कूल में बच्चों को लोग एडमिशन नहीं होता है, जैसे उस समय कामल मॉन्टफोर्ट वगैरह स्कूल में जैसे एडमिशन नहीं होता था। तो लेकिन मैंने एक सरकारी स्कूल में डाला बच्चों को। अच्छा, आपने निकाल लिया उनको स्कूल से? हाँ, आर्थिक प्रॉब्लम की वजह से कई लाइफ में थी। तो सरकारी स्कूल में मैंने बिल्कुल, मैं जो भी करती हूँ, अगर काम करती हूँ तो गर्व से करती हूँ। मतलब ये सही में बहुत इंसान सोच नहीं पाता है। वो होता है कि चलो कुछ भी हो, बच्चों को वहीं पढ़ने देते हैं, कुछ और कर लेंगे, बट आपने शायद
वो सूझबूझ से वो डिसीजन लिया कि स्कूल लोग ही पैसा है, कोई फर्क मांगते नहीं हैं, पड़ता कुछ है। हमारी मदद हाँ, कर दो, ये कर दो। लोन लेते हैं, लोन लेते चीजें हैं, जमीन तो बेच मैंने देते हैं, घर बेच देते हैं। हाँ, जमीन बेची मैंने, जेवर बेचे मैंने, बहुत चीजें ये सब करी मैंने, ये सब तो किया मैंने, लेकिन मैंने किसी से कभी, पैसे नहीं ईश्वर लिए। ने नहीं करवाया, हम तो कौन नहीं करने वाले, जी। नहीं करवाया। नहीं, बट बहुत हिम्मत चाहिए ऐसे समय में जब आप इमोशनली टूटे हुए हैं, फाइनेंशियली इश्यूज है, बच्चे हैं आपके पास, उनकी चीज़ें आपको ज़रूरतें पूरी हाँ, करनी 4 है। गृहस्थियाँ थी मेरी। और फिर एक समय पड़ाव ऐसा आया जब बेटी को मेरा जर्मनी में स्कॉलरशिप में पढ़ा था, वहाँ भेजना मेरे लिए बहुत चुनौती थी। सब लोगों ने कहा एक तो पापा नहीं हैं और डिसीज़न लेने में मेरे लिए मुश्किल तो था ही, और सब लोग ने कहा कि वहाँ बहुत मुश्किल होता है, ये होता है। और लेकिन मैंने थोड़े दिन तो मेंटल प्रेशर में आई, मैंने डिसीजन लिया, मैंने कहा नहीं, दुनिया तो यहाँ चांद पे जाती है अकेले, तो क्या जर्मनी हुआ? कौन सी चीज़ है, हाँ, सही बात है। भगवान ने अगर उनको रखा है सुरक्षित तो उनकी जिम्मेदारी है, और मैं उनको भी उसको भेजूंगी। और उसने भेजा। अभी बड़ी बेटी शिकागो मेरी गई, अभी बेटा मेरा बीटेक करके भी लगा है, अभी आगे जो कुछ करना चाहेगा। तो शायद मेरे को शक्ति ईश्वर ने दिया, मैं डिसीजन अगर लेना है तो मैं कुछ नहीं सोचती, ना परिणाम की नहीं चिंता करती, लाभ हानि की चिंता नहीं करती, बस कर डालती। जो दिल कहता है कि ये करना चाहिए इस चाहिए, समय, आप वो करती हाँ, है। वो कर डालते हैं। बहुत सुंदर। आपकी लाइफ एक परफेक्ट एग्जाम्पल है वुमेन एम्पावरमेंट और महिला सशक्तिकरण की, जो हम बात करते हैं कि कैसे प्रॉब्लम्स तो भगवान सबको देता है, चाहे वो रिच हो पुअर हो, ऐसा कोई नहीं है। जब प्रभु श्री राम के लाइफ में प्रॉब्लम आई, श्री कृष्ण के लाइफ में प्रॉब्लम आई, तो हम और आप क्या ही चीज़ है। बट उससे निकलना, हिम्मत दिखाना, पेशेंस रखना, तो वुमेन एम्पावरमेंट जो आपके समय में था, और कैसे कैसे आपने एक एक पड़ाव, एक एक सीढ़ियाँ, मुसीबतों को क्रॉस करके आज आप जहाँ हैं, और आज जो आप समाज में देख रही हैं, क्योंकि आप बहुत सारी संस्थाओं से जुड़ी हुई है, तो आज जो वुमेन एम्पावरमेंट का डेफिनेशन है, क्या हम अचीव कर पाए हैं? हाँ, हमारे समय में पहली बात तो लड़की को बाहर नहीं जाने दिया जाता था, उसके लिए संघर्ष किया। फिर लखनऊ विश्वविद्यालय जैसे लड़कों के साथ पढ़ने का संघर्ष किया, और फिर हमने समाज में से संस्थाओं ने मुझे जोड़ा, उसके लिए मैंने संघर्ष किया, क्योंकि अलाउ नहीं था बाहर जाना और अच्छा नहीं माना जाता था है। और मेरे अपने जीवन, मैंने अपने नॉर्म्स पे चली, मैं कभी विचलित नहीं हुई। और हाँ, अगर मेरे को बहुत कितना भी दुख हुआ, मैं अकेले बैठ करके मैं अपना पूरा किसी तरह से रिलीज़ कर लूँगी, लेकिन फिर बाद में अगर आऊँगी तो बस शांत हो जाऊँगी, अगर जब देखा अपना वो नहीं है, शांत हो गया। और आज हमारे पास साधन बहुत है, तब हमारे पास साधन नहीं था। आज मेरी करीब 58 से ऊपर मेरी एज जा रही है, 60 के आसपास पहुँच रही हूँ। तो उस समय हमारे पास साधन नहीं थे, ना मोबाइल था, ना हमारे पास आने जाने के साधन थे, ना पैसा था, लेकिन एक जज्बा था जी। कुछ करना है तो करना है, उसमें कितने भी संघर्ष आए। और शायद हम कभी मैं अपने पीछे जीवन को देखती हूँ तो मुझे लगता है कि क्या मैं कर सकती हूँ, मैंने कैसे किया, समझ नहीं आता है। आज तो मैं कम से कम आपके पास आ रही हूँ, मिल रही हूँ, और जीवन इतना मुश्किल होता है कि अकेली महिला के लिए, अकेली महिला और साथ साथ 3 बच्चों को पढ़ाना, हर जगह जाना और चुनौतियां करना, कोई आपके पास मदद के लिए नहीं आता है, आपको एक नहीं कई दरवाज़ों पे जाना पड़ता है, और जा करके बहुत से नकारात्मक लोग भी मिलते हैं, बहुत लोग गलत जो है उसका भी करते हैं। लेकिन अगर हमारी विल पावर और हमारा वो है तो आप कुछ नहीं, आप झेलते जाइए और आगे बढ़ते जाइए, नहीं तो रास्ते बदलते जाइए, आप थोड़े से मोड़ ले लीजिए, कुछ समय के लिए शांत बैठ जाइए। तो जीवन में धैर्य बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत और समय का इंतज़ार करना। बिल्कुल। और आई थिंक उस समय का जो समय था और आज का जो समय है, काफ़ी बदलाव आया है। और जैसा कि आपने कहा कि अब ये ट्रैवल की इशू, मोबाइल की कनेक्टिविटी की, टू एक्सटेंड सेफ्टी सिक्योरिटी भी है, तो हम ये कर सकते हैं। चलते चलते आप हमें अपनी पुस्तक के बारे में बताइए, आप एक ऑथर भी हैं, सो टेल अस अबाउट दैट। ये काव्य झरना मेरी पुस्तक है। मैं लिखती तो वैसे यूनिवर्सिटी में भी थी, जो मुझसे अगर कहता था लिखो, तो लिखने की मेरी शायद गॉड गिफ्टेड अंदर से रहा, और मुझे खुद नहीं पता था। और जब कभी मैं किसी कार्यक्रम में करती थी, तो न चाहते हुए मेरी पोयम बन जाती थी, या किसी मतलब मेरे पास कोई भी कुछ कहे तो मैं हर चीज़ कर सकती थी। ये मुझे लगता नहीं था, मुझे लगता आज भी मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ, लेकिन जब आता है तो पता नहीं वो अपने आप ही स्वाभाविक तरीके से हो जाता। तो इस किताब के लिए कई लोगों ने मुझे प्रेरित करा और कहा कि आपके अंदर लिखने की कला है, आपकी शब्दावली अच्छी है, आपके भाव अच्छे हैं, तो आप पुस्तक लिखिए। और मैं, हालांकि बिखरे हुए पन्ने बहुत ज़्यादा हैं,
और उसी में अभी कुछ लोग हमारे जीवन में ऐसे आए, उन्होंने बहुत मेहनत करी इस किताब को 10 दिन के अंदर ये किताब छपवाई और छपवा करके रात दिन उन लोगों ने मेरे साथ मेहनत किया, मुझे मोटिवेट किया। जिसमें पारसनाथ श्रीवास्तव हो गया, मधु जी हो गई, एक करुणा पांडे जी भी हैं, और साथ में मेहता जी हैं, धन सिंह मेहता जी, और भी बहुत से लोग हैं जिनकी नाम की लिस्ट। क्योंकि हम देखिए जीवन में अगर कुछ अचीव करते हैं, लोग सोचते हैं कि हमने अचीव किया। मैं ये नहीं बिल्कुल मानती हूँ, हम कुछ भी नहीं है, हमारे को हम एक निमित्त मात्र हैं। बस एक माध्यम हमको ईश्वर ने बनाया, और हमको बहुत से लोग जाने अनजाने, कितने लोगों ने तो हमको मदद करी हुई, हम उनको जानते तक नहीं है। जो लोग जो है बहुत पीछे से हमें पुश करे होंगे और हमें पता भी नहीं। अभी जैसे नाम ही हमारा आया है, अवार्ड के लिए आया है। हाँ, अभी आपको अवार्ड मिलने वाला है, हरिवंश राय बच्चन के लिए 3 तारीख को हमें सम्मानित किया जाएगा। बहुत मुबारकबाद आपको सरकार के द्वारा। तो ये मेरा ना तो कोई सोर्स था, ना मैंने पैसे लगाए, ना मेरी इतनी बड़ी मेरी वो थी साहित्यिक यात्रा थी, लेकिन मैंने अपने भावों को लिखा, जो मेरे जीवन को मुझे सशक्त बनाया, जिन्होंने मुझे मजबूत बनाया, जिन्होंने मुझे जूझने का जज्बा दिया। और मेरी एक आदत है, मैं कहीं भी हो, मुझे लगता है कि बहुत संवेदनशील हूँ, देखने में बहुत स्ट्रिक्ट हूँ, मैं कठोर हूँ, लेकिन मैं अंदर से बहुत, जैसे नारियल होता है बाहर से बहुत कड़ा होता है, जटाओं से भरा होता है, उसको आदमी समझ नहीं पाता है, लेकिन अंदर से मैं उतनी ही कोमल और सॉफ्ट हूँ। और इसलिए मैं कोरोना काल में मैंने कोरोना जिनको हुआ था उनको जा करके दिया। मैंने इतनी कोई सड़क पूरी सूनी होती थी, मेरे ऑफिस में कोई आए या ना आए, लेकिन मैं नियमित रूप से अपने ऑफिस गई, दवा बना करके। डॉक्टर्स को तो सलाम है, कोरोना का टाइम जो निकला वो आप जैसे डॉक्टर्स के वजह से ही बहुत अच्छे से सारी संस्थाओं को बुला के देती थी, मैं खुद जा करके देती थी। और जो लोग दवाई भले ही विश्वास, उनके मनोवैज्ञान जो टूट चुके थे, उनको बताती थी, दिखाती थी। और वैसे मैंने बहुत से लोगों को तो अस्पताल जाने से भी रोका है। मैंने कुछ घरेलू टिप्स और दवाइयाँ और कुछ वैसे लेकर के उनके प्राणों को बचाने का प्रयास किया है। हालांकि बचाने वाले हम कोई नहीं है, तो मुझे बड़ा गर्व होता है, मैंने उस समय जीवन की हकीकतें और देखी। तो ये इसलिए मैं अपनी इस अंतिम सांस तक मैं अपनी इस जो मुहिम को है कभी नहीं रोकूंगी। आपको ईश्वर इसी तरह से हिम्मत देता रहे, आप लिखती रहिए, समाज सेवा करती रहिए, डॉक्टर का जो आपका रोल है वो पूरा करते रहिए। और आज बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, आपकी जर्नी। पॉइंट ऑफ सशक्तिकरण जी बिल्कुल मैं कहना चाहूँगी, हम महिला सशक्तिकरण की बात तो करते हैं, मंचों को बहुत सजाते हैं और बहुत सम्मानित होते हैं, लेकिन जीवन के सशक्तिकरण अगर एक मेरी कविता में यहाँ पर लाई नहीं हूँ तो मैं सुना नहीं पाऊँगी, मुझे याद नहीं है। लेकिन जो मजदूरी करती हैं महिलाएं, मैंने एक महिला थी जो बच्चे को गोदी में ली थी और पीछे उसने अपना बोझा लिया हुआ था और उसके जीवन को मुस्कुरा के जा रही थी, गुनगुना के जा रही थी। मैंने कहा खुशियाँ तो कहीं भी मिलती हैं, उसका देखा और वो मैंने उस पर बहुत प्यारी सी कविता लिखी है। काश अगर पहले ध्यान न होता मैं लेके आती। सशक्तिकरण का मतलब नहीं है आप महिलाओं को ज़बरदस्ती मंचों पे पहुंचाया जाए, बहुत ज़्यादा अवार्ड दिलाए जाए, बहुत ज़्यादा। जीवन हकीकत में सशक्तिकरण का मतलब जो शक्ति होती है उसको हम साकार रूप से करें और समाज में कुछ करके दिखाएं अपने बल पर। बहुत सुंदर कहा। शक्ति आई थिंक हर महिला के अंदर है, जिसने उस शक्ति को पहचान लिया और उस शक्ति का सही उपयोग किया, वही हमारा सशक्तिकरण हो जाता है। बहुत सुंदर बात कही आपने और आज आपसे बात कर बहुत अच्छा लगा। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं अवार्ड मिलने के लिए। आप इसी तरह लिखती रहिए, समाज सेवा करती रहिए और बहुत प्यारी आपकी स्माइल है, मुस्कुराते रहिए। जब भी मेरी आवश्यकता होगी आप मुझे हृदय से याद कीजिएगा, मैं ज़रूर आपकी सेवा में, सभी की सेवा में हाजिर हो जाऊंगी। तो बहुत बहुत अच्छा लगा मुझे इस मंच पे आके, यहाँ उस पर बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।